हेलो दोस्तों, इनसाइट एरिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बीएचयू एंट्रेंस एग्जाम यानी कि बीएससी का जो है सिलेबस स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पहले की 2 वीडियोज हमने बनाई थी जिसमें जो है हम मैथ के सिलेबस को डिस्कस किए थे और फिजिक्स के सिलेबस को डिस्कस किए थे, और साथ ही मैंने ये भी कहा था कि मैथ हम ही पढ़ाएंगे और फिजिक्स में भी हो सकता हम ही पढ़ाएं, क्योंकि फिजिक्स के लिए एक टीचर जो है बात किए थे पढ़ाने के लिए, लेकिन अभी तक उनका कॉल नहीं आया है। तो 1-2 दिन हम और वेट करेंगे, उसके बाद आपको फिजिक्स भी की क्लासेस जो है हम प्रोवाइड करना शुरू कर देंगे। और रही बात बीए सोशल, बीए आर्ट वालों के लिए, तो जैसा कि मैं पहले भी बोल चुका हूं कि बीए की क्लासेस जो है आपकी जनवरी से जो है रन करने की कोशिश करेंगे कि आपको जनवरी से सारी क्लासेस बिल्कुल टाइमली मिलते रहें। और इधर भी जो भी क्लासेस आपको मिलेंगी वो शाम के 8:30 बजे ही सारी क्लासेस मिलेंगी। तो चलिए स्टूडेंट, आज हम बीएससी का एक टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं मैथ वालों के लिए, ठीक है, मैट्रिक्स। और यहाँ पे देखिए, जैसे मैट्रिक्स, आप मैट्रिक्स तो कक्षा 12 में पढ़ चुके हैं, लेकिन मैट्रिक्स में बहुत सारे सिलेबस है, बहुत सारी टॉपिक ऐसे हैं जहां से आपके एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन नहीं बनते हैं। तो हम उन्हीं टॉपिक पर फोकस करेंगे जहां से आपके एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि हमें तैयारी जो है एंट्रेंस एग्जाम की करनी है, ना कि बोर्ड एग्जाम की। बोर्ड एग्जाम की तैयारी जो है आप पहले से अच्छे से कर चुके हैं। अब एंट्रेंस एग्जाम और बोर्ड एग्जाम में सिर्फ यही फर्क है, जैसे अगर आप एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप ये देखिए कि क्वेश्चन कहाँ से बन रहा है और क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, कम से कम समय में लगाने की कोशिश कीजिए। लेकिन अगर वहीं आप बोर्ड एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप चीज़ों को टू द पॉइंट, स्टेप बाय स्टेप करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ये दोनों में फ़र्क होता है। अगर आप अच्छे से सारे हर एक क्वेश्चन को जानते हैं, फार्मूला जानते हैं, सब कुछ जानते हैं, और आप क्वेश्चन को समराइज करना यानी सॉर्ट करना नहीं सीख पाए हैं, तो समझ लीजिए एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी आपकी अधूरी है। और इसी वजह से जो है आप लोग सिलेक्शन में थोड़ा सा चूक जाते हैं, या समझ लीजिए सिलेक्शन नहीं हो पाता है, यही सब कारण है। तो यहाँ पे हमें तैयारी जो है कुछ स्मार्ट वर्क के साथ साथ हार्ड वर्क करने की ज़रूरत है। केवल हार्ड वर्क करके जो है आप किसी भी एंट्रेंस एग्जाम को क्वालिफाई नहीं कर सकेंगे। इस समय कंपटीशन जो है आपका बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, कंपिटिटिव दौर चल रहा है, तो इसमें जो हमें इस हार्ड वर्क के साथ साथ अपना स्मार्ट वर्क भी करना होगा, तब जाके जो है हम किसी भी एंट्रेंस को आसानी से बीट कर सकेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मैट्रिक्स। जैसा कि देख ही रहे हैं मैट्रिक्स यहाँ पे क्या है, मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या है। मैट्रिक्स की डेफिनेशन तो सभी को पता है, नॉर्मली हम वैसे बता भी दे रहे हैं आपको कि मैट्रिक्स इज एन अरेंजमेंट ऑफ रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर आर फंक्शन, ठीक है। मैट्रिक्स जो है किसी नंबर और या किसी फंक्शन का एक अरेंजमेंट है। क्या है? एक अरेंजमेंट है। द नंबर और फंक्शन आर कॉल्ड द एलिमेंट। और उस मैट्रिक्स के अंदर जिस नंबर का हम अरेंजमेंट करते हैं या जिस फंक्शन का अरेंजमेंट करते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं, एलिमेंट कहलाते हैं। और पूरा अरेंजमेंट क्या है, मैट्रिक्स है। जैसे यहाँ पे देखिए एग्जांपल, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने ले लिया 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ठीक है। इनको इस तरीके से रो और कॉलम में हमने व्यवस्थित कर दिया, अरेंज कर दिया। तो ये पूरा अरेंजमेंट हमारा जो है वो क्या कहलाएगा, मैट्रिक्स कहलाएगा। और ये जो इसके अंदर नंबर है, ये नंबर हमारे क्या कहलाते हैं, एलिमेंट कहलाते हैं, ठीक है। ये नंबर हमारे एलिमेंट कहलाते हैं। और यहीं पे अगर नंबर की जगह हम फंक्शन रख दें, ठीक है, f ऑफ x1, f ऑफ x2, f ऑफ x3, f डैश x1, f डैश x2, f डैश x3, f डबल डैश x1, f डबल डैश x2, f डबल डैश x3। इस तरीके का अगर कोई अरेंजमेंट है, ठीक है, तो ये भी मैट्रिक्स कहलाएगा। और इसके जो एलिमेंट हैं अब, और इसके जो नंबर हैं, अब ये जो नंबर है यहाँ पे देख रहे हैं नंबर नहीं है, फंक्शन है, ठीक है। तो अब ये एलिमेंट ना कहला के क्या कहलाता, फंक्शन ऑफ एलिमेंट, ठीक है, फंक्शन ऑफ एलिमेंट या एलिमेंट ऑफ फंक्शन, ठीक है। तो ये हो गई बात मैट्रिक्स की। और इसमें इसको कहते हैं रो और इसको कहते हैं कॉलम, ठीक है। ये होता हमारा कॉलम, ठीक है। ये रो होता है और ये कॉलम होता है, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं
इसको बोलते हैं पंक्ति और इसको बोलते हैं स्तंभ। रो को हिंदी में बोलते हैं पंक्ति, ठीक है, और इसको बोलते हैं स्तंभ। तो अगर हमें किसी मैट्रिक्स का आर्डर भी डिफाइन करना हो, क्या करना हो, अगर मैट्रिक्स का हमें आर्डर डिफाइन करना हो तो हम सबसे पहले रो को लिखते हैं। कितने रो हैं काउंट कर लो, 1 2 3, 3 रो हैं। उसके बाद गुणे का साइन लगा के स्तंभों की संख्या यानी कि कॉलम को काउंट करते हैं 1 2 3। तो इस मैट्रिक्स का आर्डर क्या हो गया, 3 क्रॉस 3, ठीक है। तो इस तरीके से जो है हम मैट्रिक्स का आर्डर भी डिफाइन करते हैं। यहां तक बात सबको क्लियर हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, यानी मैट्रिक्स अगर हमारे 1 2 3 कई सारे मैट्रिक्स दिए गए हैं तो उनमें क्या पॉसिबिलिटी है कि मैट्रिक्स को देख के हम बोल सकते हैं कि ये दोनों मैट्रिक्स एक ही है या दोनों मैट्रिक्स इक्वल है, ठीक है। अब जैसे देखिए यहां पे बहुत सारी चीजें हम छोड़कर आगे बढ़ रहे हैं। अब इसमें क्या है, अब मैट्रिक्स जैसे आपने जान लिया, ऑर्डर जान लिया। अब इसमें अगर ये हम बोर्ड एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करते तो इसमें हम क्या करते हैं, आपको बताते कॉलम मैट्रिक्स क्या है, रो मैट्रिक्स क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है, जीरो मैट्रिक्स क्या है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे मैट्रिक्स हैं जो आप लोग पहले से जानते हैं, तो उसको जानने की कोई खास जरूरत नहीं, वहां से क्वेश्चन नहीं बनते हैं। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, अगर हमारे दो मैट्रिक्स हैं, जैसे कि यहाँ डेफिनेशन भी आप देख रहे हैं बोर्ड पर आपका सब कुछ लिखा हुआ है। तो टू मैट्रिक्स ए इक्वल टू मान लीजिए दिया हुआ है आपका क्या है, ए आई जे, और वी इक्वल टू क्या आपको दिया है, वी आई जे ना। अब ये दोनों मैट्रिक्स जो है एक दूसरे से इक्वल कब कहे जाएंगे, पहला पॉइंट इफ इनका आर्डर सेम हो। पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ, इनका आर्डर सेम होना चाहिए। और क्या चीज है कि इनके हर एक एलिमेंट, ठीक है, ए के करस्पॉन्डिंग बी का एलिमेंट भी सेम होना चाहिए। ए के करस्पॉन्डिंग बी का एलिमेंट सेम होना चाहिए। कहने का मतलब है अगर i बराबर हम 1 ले रहे हैं, j बराबर 1 ले रहे हैं, तो इसमें भी i बराबर 1 लेंगे, j बराबर 1 लेंगे, यानी कि ए आई जे इक्वल टू क्या होना चाहिए, वी आई जे फॉर ऑल वैल्यू ऑफ i एंड j, ठीक है। अब जैसे i बराबर मान लो हमने ले लिया 1, j बराबर ले लिया 2, तो यहां से क्या मिलेगा, a1 2, तो यहां पे भी वही वैल्यू रखेंगे, b1 2, इन दोनों की वैल्यू क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तब जाके जो है हमारा मैट्रिक्स क्या कहलाएगा, इक्वल कहलाएगा। अदरवाइज नहीं, अगर ऐसी कंडीशन नहीं मिलती है तो मैट्रिक्स हमारे इक्वल नहीं होंगे। और सबसे पहला पॉइंट तो यही है कि अगर दोनों मैट्रिक्स का आर्डर सेम नहीं है तो वो दोनों मैट्रिक्स कभी भी इक्वल नहीं हो सकते हैं, ठीक है। मैट्रिक्स को अगर हमें इक्वल देखना तो सबसे पहले हम ऑर्डर देखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, तो पहले हम सभी पॉइंट को जान लेते हैं, उसके बाद जो है आपके बीएचयू के जो पिछले वर्षों में क्वेश्चन पूछे गए हैं, जितने भी क्वेश्चन जो है आपके बने हुए हैं, सब पे जो है प्रैक्टिस करेंगे। पहले जो है सारी पॉइंट्स को जान लेते हैं, कुछ क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करेंगे, बाकी कुछ क्वेश्चन आपको जो है होमवर्क के लिए मिलेगा, आप लोग भी प्रैक्टिस करेंगे। चलिए देखिए, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्सेस। हाँ, और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन भी दबा लीजिए, जिससे हमारी आने वाली हर एक नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और चैनल को यानी इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी अधिक से अधिक शेयर कीजिए, जितना हो सके मैक्सिमम शेयर कीजिए और वीडियो को भी लाइक कीजिए। चलिए मान लेते हैं a इक्वल टू दे दिया हमारा ए आई जे और v इक्वल टू जो है हमारा वी आई जे। ये दो मैट्रिक्स हैं, आप इनका एडिशन कब पॉसिबल है, सबसे पहली बात होना चाहिए इनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। आप सेम ऑर्डर, अगर ऑर्डर सेम है तो भी जो है, अगर ऑर्डर सेम है तो ही हम इनको जोड़ या घटा सकते हैं, अदरवाइज नहीं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं।
तो अगर इनको हम जोड़ना चाहें तो a प्लस बी करें तो क्या मिलेगा हमको, ए आई जे और प्लस वी आई जे। ठीक है, फॉर ऑल वैल्यू ऑफ आई एंड जे, आई और जे के सभी मानों के लिए ये सही है। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल ले लीजिए, हमने मान लीजिए a बराबर ले लिया 1 2 3 4, b बराबर ले लिया a v c d। ठीक है, अब देख रहे हैं दोनों का ऑर्डर सेम है, ये भी 2 क्रॉस 2 का है और ये भी जो है 2 क्रॉस 2 का है। अगर इनको हम जोड़ना चाहें तो कैसे जुड़ेंगे, a प्लस बी क्या मिलेगा, ठीक है, आई रो की संख्या को बताता है। मान लीजिए फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है, तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट यहाँ पे आपका क्या है, 1 है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 1। फिर क्या है, प्लस बी आई जे, यानी बी वाले में फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट क्या है, ए। ठीक है, ये मिला। फिर फर्स्ट रो की बात करते हैं और कॉलम बदल दे रहे हैं, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के लिए आपको क्या मिलेगा 2, यहाँ पे फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के लिए क्या मिलेगा v। ठीक है, इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे तो यहाँ इसके लिए क्या मिलेगा 3 प्लस सी और 4 प्लस डी। तो इस तरीके से देखिए आपके मैट्रिक्स का जो है ये एडिशन होगा। और अगर सबट्रैक्शन की बात करेंगे तो सब कुछ वही रहेगा, बस क्या हो जाएगा, साइन यहाँ पे बदल जाएगा, प्लस और माइनस के लिए दोनों आप एक ही साथ सीख लीजिए। ठीक है, यहां तक सबको क्लियर हो गया कि कोई डाउट है, यहां तक सबको क्लियर हो गया ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगर यहां तक क्लियर हो गया है तो अच्छी बात है। स्केलर प्रोडक्ट, ठीक है, अगला टॉपिक है स्केलर प्रोडक्ट। यानी अगर हम किसी मैट्रिक्स में किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करना चाहते हैं या किसी स्केलर से गुणा करना चाहते हैं तो क्या होगा, कैसे होगा, या मैट्रिक्स पर क्या फर्क पड़ता है, वो सारी चीजें अब हम देखेंगे। स्केलर प्रोडक्ट, जैसे मान लीजिए हमारी ए कोई मैट्रिक्स है, सब कुछ वहां देखिए पूरा लैंग्वेज में हमने लिख दिया, आपको दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है। ए आई जे, ये m क्रॉस n की मैट्रिक्स है, यानी i की वैल्यू 1 से लेकर m तक है और j की वैल्यू 1 से लेकर m तक है। ठीक है, ये i और j की वैल्यू है। और मान लेते हैं लेमडा हमारा कोई जो है लेमडा भी या स्केलर, ठीक है, ये कोई स्केलर है। तो अगर इसमें से हम a ऐसा करना चाहें, लेमडा से a में गुणा करना चाहें, नहीं मैट्रिक्स में गुणा कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा लेमडा ए आई जे। इसको एग्जांपल लेके समझ लेते हैं। अगर a इक्वल टू मान लो हमने ले लिया 1 2 3 4, ठीक है, और इसमें हमें लेमडा से मल्टीप्लाई किया तो लेमडा ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब इस लेमडा से हर एक एलिमेंट में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, लेमडा 2 लेमडा 3 लेमडा 4 लेमडा। तो यानी इस तरीके से जो है हमारे स्केलर का प्रोडक्ट होता है। किसी भी मैट्रिक्स में अगर कोई भी स्केलर है तो उससे हम अगर मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो उसके हर एक एलिमेंट में मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, यहाँ तक बात अच्छे से समझ में आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं, जो आपका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का जो है मल्टीप्लिकेशन कैसे किया जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट ये, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन से आपके क्वेश्चन जो है एंट्रेंस एग्जाम में जो है बनते ही बनते हैं। अभी आपको देखिए प्रैक्टिस सेट, अभी 4-5 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट है, अभी मैं आपको दूंगा लास्ट में, उसमें देखिए क्वेश्चन जरूर पूछा रहेगा। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, जैसे मान लीजिए a इक्वल टू हमारी कोई मैट्रिक्स है ए आई जे और v इक्वल टू है v आई जे। ठीक है, ये हमारी कोई दो मैट्रिक्स है और इसका ऑर्डर दिया है m क्रॉस n और इसका ऑर्डर दे दिया n क्रॉस p। यानी
इसका मतलब है कि इस मैट्रिक्स में कितने रो हैं, ए वाले में रो की संख्या कितनी है, m है, यानी i की जो वैल्यू है वो 1 से लेके कहां तक जा रही, m तक। कॉलम की संख्या कितनी है, कॉलम की संख्या इसमें है n, ठीक है, यानी j की वैल्यू कहां से कहां तक जा रही है, 1 से लेके n तक जा रही है। अगर b वाले की बात करें तो b में रो की संख्या कितनी है, n, पहला क्या है, n है, वही रो की संख्या होती है n, यानी i की वैल्यू इसमें कहां से कहां तक, 1 से लेके n तक। और इसमें कॉलम की संख्या अगर हम देखें तो कॉलम की संख्या इसमें p है, यानी j की वैल्यू इसमें कहां से कहां तक जा रही है, 1 से लेके p तक जा रही है, ठीक है, 1 से लेके p तक। अब मल्टीप्लिकेशन होने का कुछ रूल है। अब ये जो है हम रियल नंबर या वास्तविक संख्या या कुछ ऐसा कुछ नहीं पढ़ रहे हैं कि अगर हमने 2 का 3 में गुणा किया 3 दूनी 6 हो जाए, ऐसा नहीं है। कभी कभी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन भी पॉसिबल नहीं होता, तो वो कौन सी कंडीशन होती है जब मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं होता है, और कौन सी कंडीशन ऐसी है कि जब मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें अगर a क्रॉस b हमने किया तो जरूरी नहीं कि b क्रॉस a भी हो जाए, क्योंकि इसकी वैल्यू अलग आएगी, इसकी वैल्यू अलग आएगी, दोनों कभी बराबर नहीं हो सकते। एक कंडीशन पे दोनों बराबर हो सकते हैं, जब a एंड b दोनों बोथ आर आइडेंटिटी मैट्रिक्स, दोनों अगर हमारे आइडेंटिटी मैट्रिक्स हैं तब ये कंडीशन लागू होता है, अदरवाइज ये कंडीशन लागू नहीं होता है, ठीक है। यहां तक बात क्लियर। तो चलिए अब बात करते हैं कि मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कब पॉसिबल होता है और कब पॉसिबल नहीं होता है। तो पहले मैट्रिक्स में अगर कॉलम की संख्या दूसरे मैट्रिक्स के रो की संख्या के बराबर है तब जाके मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, और जो मैट्रिक्स का नया ऑर्डर बनेगा वो पहले मैट्रिक्स का रो और दूसरे मैट्रिक्स का कॉलम। पहले मैट्रिक्स का रो कितना है, m, जो नई मैट्रिक्स मान लेते हैं हमारी कोई c बनेगी, तो इस c मैट्रिक्स की जो ऑर्डर होगी वो कितनी हो जाएगी, m क्रॉस p, पहले मैट्रिक्स का रो और दूसरे मैट्रिक्स का कॉलम, ठीक है। ये जो नई मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर हो गया। और मल्टीप्लिकेशन कब होता है, जब पहले मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स का रो ये दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, तब जाके मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होता है, ठीक है। और ये निगलेक्ट हो जाते हैं, जो नया मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करने के बाद ऑर्डर बनता है, जो बचते हैं वही इनके ऑर्डर हो जाते हैं, एम पी बच रहा है, एम पी इसका ऑर्डर हो गया, ठीक है। तो मान लेते हैं c इक्वल टू क्या मिला हमको, a क्रॉस b हमने मल्टीप्लाई कर लिया और ये आया एलिमेंट c i j। अब यहाँ पे जो मैट्रिक्स है यहाँ पे i की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाएगी, 1 से लेके m तक, j की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाएगी, 1 से लेके p तक, 1 से लेके p तक, ठीक है। where c i j इक्वल, जहां c i j इक्वल टू क्या हो जाएगा, समेशन k रनिंग फ्रॉम 1 to 1 n a i k v k j, a i k v k j, ठीक है। अब अगर k इक्वल टू 1 रखते हैं, ठीक है, और i की वैल्यू हम क्या क्रम से बदलते जाए, फिर k बराबर 2 रख के देख लें। इस तरीके से जो है इनका मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन होता है। चलिए एक एग्जांपल लेके जो है सॉल्व कर लेते हैं। 2 क्रॉस 2 की कोई मैट्रिक्स ले लेते हैं और उनको जो है मल्टीप्लाई करके देख लिया जाए कितना आएगा, ओके। तो चलिए देखिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने कोई 2 मैट्रिक्स ले ली, ठीक है, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखते हैं कैसे होएगा। रूल तो आपने समझा ही है, बस अब इसको करके देख लेते हैं। हमने कहा सबसे पहले तो हम चेक करेंगे क्या मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है कि नहीं है। तो पहले का ऑर्डर लिखो, पहले का ऑर्डर कितना है, 2 क्रॉस 3, दूसरे का कितना है, 3 क्रॉस 2, यानी पहले का कॉलम दूसरे के रो के बराबर है, यानी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। और जो नई मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर कितना बनेगा, यहाँ 2 बचा, यहाँ तो 2 क्रॉस 2, यानी ये चीज हमको क्लियर हो गई कि जो नई मैट्रिक्स मिलनी है, यानी कि a क्रॉस b, उसका ऑर्डर कितना होगा, 2 क्रॉस 2 का होगा। अगर 2 क्रॉस 2 के अलावा कुछ और आता है समझ लीजिए हमने गलती की है, ठीक है। चलिए करते हैं।
गुणा कैसे होता है? रो का मल्टीप्लीकेशन कॉलम में होता है। किसका? रो का कॉलम में। इसका पहला एलिमेंट कितना? 1, तो 1 को a में मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा? a, ठीक है। फिर सेकंड का इसमें, 2 का इसमें करोगे कितना आ जाएगा? 2c, फिर इसका इसमें 3e, ठीक है, ये मिला, ठीक। अब इसका इसमें 1 का b में करोगे कितना आएगा? v, 2 का d में प्लस 2d प्लस इसका इसमें 3f। अब इसका, ठीक है, इसका इसमें करेंगे कितना आ जाएगा? 2a प्लस इसका इसमें 3c, इसका इसमें प्लस e, इसका इसमें 2b प्लस इसका इसमें 3d, इसका इसमें प्लस f, ठीक है। तो ये हमारा मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन आ गया, ये हमारा मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन आया। अब यहां पे कितने रो हैं? 1 2, 2 रो है। कॉलम कितना है? 1 2 कॉलम है, यानी मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना हो गया? 2 क्रॉस 2। तो ये जो हमारा नया मैट्रिक्स आया, मल्टीप्लिकेशन आया, ये 2 क्रॉस 2 का आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे अगर कोई वैल्यू दी होती तो हम नॉर्मली जोड़ लेते भाई, क्योंकि ये देखिए हमारे वेरिएबल है और ये कांस्टेंट है तो जोड़ सकते नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर a b c d e f की कोई फिक्स वैल्यू दे दी जाए, ठीक है, तो हम इसको आसानी से क्या कर सकते हैं? जोड़ सकते हैं। या मान लीजिए, चलिए यहीं लिख भी लेते हैं, यदि a बराबर b बराबर c, ठीक है, बराबर रख दिया गया 1, और d बराबर e बराबर f इक्वल टू रख दिया गया 2, तब इसका आंसर कितना आ जाएगा? a क्रॉस b का। तो जहां जहां a है उसकी जगह हम क्या लिख लें? 1, तो इसकी जगह 1 और c की जगह 1, तो 2 और 1 3 हो गया, और e की जगह 2, ठीक है, तो 2 3 6, तो 6 3 9। यहां पे देखो v की वैल्यू कितनी है? 1, d की वैल्यू कितनी है? 2, तो 2 इंटू 2 4 हो गया, 4 1 5 हो गया, f की वैल्यू भी 2 है, 3 दूनी 6, 6 5 11, ठीक है। तो इस तरीके से आप वैल्यू रख के आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कैसे करते हैं? ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, अगर हम किसी मैट्रिक्स के रो को और कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर देते हैं, ठीक है, किसी मैट्रिक्स के रो और कॉलम को आपस में अगर हम इंटरचेंज कर देते हैं तो जो हमारी नई मैट्रिक्स मिलती है वो कहलाती है ट्रांसपोज ऑफ ए, ठीक है, ट्रांसपोज मैट्रिक्स। और इसको हम डिनोट करते हैं, जैसे मान लो कोई मैट्रिक्स ए है हमारी, ए इक्वल टू मान लो लिख लिया हमने ए वी सी डी ई एफ, ठीक, ये हमने एक मैट्रिक्स लिख लिया, कितने की है? 3 क्रॉस 2 की। तो अगर हमें ट्रांसपोज निकालना हो तो ट्रांसपोज को हम इससे डिनोट करते हैं, या ए की पावर हल्का सा टी लिख देते हैं, दोनों एक ही बात है, ठीक है। और होता क्या है ट्रांसपोज में, रो को कॉलम में, इसका ये रो है, इस रो को क्या करेंगे? कॉलम में कर देंगे, तो यानी ए वी सी, ये रो है, इसको कॉलम में डी ई एफ, ठीक है। तो इस तरीके से जो हमारी नई मैट्रिक्स मिलेगी वो क्या कहलाएगी? ट्रांसपोज मैट्रिक्स। इसका ऑर्डर भी बदल जाता है, अगर ये m क्रॉस n की है, ठीक है, तो n क्रॉस m हो जाएगा। अब यहां पे देखो 3 क्रॉस 2 की है, तो ये कितने का हो जाएगा? 2 क्रॉस 3 का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसपोज, ट्रांसपोज की कुछ प्रॉपर्टियां हैं, उसको भी समझ लेते हैं। बस ट्रांसपोज और सिमेट्रिक और इसकी सिमेट्रिक 2 पॉइंट और पढ़ेंगे, उसके बाद जो है क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज मैट्रिक्स।
ठीक है। तो पहली प्रॉपर्टी है कि अगर कोई मैट्रिक्स हमारी A प्लस बी है, इसका ट्रांसपोज करते हैं, ठीक है, यानी कोई दो मैट्रिक्स है उसको आपस में जोड़कर उसका ट्रांसपोज लेते हैं, तो इसका मतलब यह है कि हम अगर इनके अलग अलग ट्रांसपोज को जोड़ लें तो भी वैल्यू वही आएगी, यानी A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज, ठीक है। दूसरा है, अगर कोई मैट्रिक्स A है, इसका एक बार हमने ट्रांसपोज किया और फिर एक बार ट्रांसपोज कर दिया, तो जैसे मान लो ये हमारी कोई मैट्रिक्स A बराबर थी 3 क्रॉस 2 की, अब इसको अगर हमने ट्रांसपोज कर दिया तो ये कितने की मिल गई, 2 क्रॉस 3 की, बदल जाता है ना ऑर्डर। फिर इसको एक बार और ट्रांसपोज कर दिए, तब क्या हो जाएगा, फिर कितने का मिल जाएगा, 3 क्रॉस 2 की, यानी 3 क्रॉस 2 पहले वाली मैट्रिक्स है, ठीक है। तो ये मिला। अगला है, अगर किसी स्केलर से हम किसी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करके ट्रांसपोज लेते हैं, ठीक है, तो जो वैल्यू आएगी वही वैल्यू हम पहले क्या करें, उसका ट्रांसपोज निकाल लें, पहले क्या करें, ट्रांसपोज निकाल लें, फिर स्केलर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ए बी दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके अगर हम उसका ट्रांसपोज लेते हैं तो इसका ये आ जाएगा बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, ठीक है। इसी तरीके से ए बी सी ट्रांसपोज है तो ये आ जाएगा आपका सी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, ठीक है। ये आपकी जो है ट्रांसपोज की कुछ प्रॉपर्टी थी। आगे देखेंगे दो और टॉप पॉइंट हैं, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, जो कि आपके ट्रांसपोज से ही रिलेटेड है, इसलिए उसको भी देख लिया जाए, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व किया जाए, ठीक है। चलिए symmetric and इसकी सिमेट्रिक। तो कोई भी मैट्रिक्स सिमेट्रिक कब होती है, जैसे अगर हम किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेते हैं और फिर हमको वही मैट्रिक्स मिल जाए तो ये सिमेट्रिक होगी। क्या होगी, सिमेट्रिक होगी, ठीक है। और अगर हम किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें, क्या करें, ट्रांसपोज लें और हमको वही मैट्रिक्स मिले लेकिन साइन में क्या हो जाए, फर्क आ जाए। अगर यहाँ पे प्लस ए मैट्रिक्स हमारी प्लस ए थी तो ट्रांसपोज कर रहे हैं तो माइनस ए आ जा रहा है, ठीक है। ये कहलाती है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है, स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है। ये हमारी कहलाएगी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जैसे एक एग्जांपल लेके देखते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एक एग्जांपल हमने ले लिया, a इक्वल टू √3 2 3 2 -1.5 -1 3 -1 और 2। अब अगर हमें देखो इसका ट्रांसपोज निकालना हो तो क्या मिलेगा, इसका ट्रांसपोज आप करके देखिए, आपको फिर यही चीज मिलेगी। क्या मिलेगी, फिर यही चीज मिलेगी, यानी कि यही a मिलेगा। दूसरा, इसका स्क्यू सिमेट्रिक का अगर हम लें तो मान लेते हैं a इक्वल टू हमने ले लिया 0 e f -e 0 g f -g 0। तो अगर हम इसका ट्रांसपोज ले रहे हैं, इसका ट्रांसपोज निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, करके देखिए, रो को कॉलम में, यानी 0 e f, इसको -e 0 g, ठीक है, इसको f -g 0, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे माइनस साइन नहीं था लेकिन माइनस साइन आ गया। अब अगर इसमें से हम माइनस कॉमन ले लें तो पूरा माइनस बाहर आ जाएगा, पूरा माइनस बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा, यहाँ पे 0 e f, ठीक है। यहाँ से देखिए माइनस साइन कॉमन ले लो तो ये चीज़ आपका माइनस में आ जाएगा, -e 0 और g, ठीक है। इसमें से अगर हम माइनस कॉमन ले लें तो इसमें से माइनस कॉमन लेके देखो, तो इसमें से माइनस कॉमन लोगे तो फिर हमको क्या मिल जाएगा, f -g 0। और ये है क्या चीज़, a है, क्या है, a है। तो a डैश इक्वल टू क्या मिला, यानी a का ट्रांसपोज इक्वल टू मिल गया -a। क्लियर।
चलिए अब जो है कुछ क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए और ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। देखिए पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको, दिख रहा नहीं दिख रहा, दिखा? चलिए तब तक सॉल्व कीजिए, बताइए इसका आंसर कितना आएगा जब तक हम मिटा रहे हैं। दिया है a इक्वल टू 0 1 0 0 0 1 0 0 0। v इक्वल टू दिया है 0 0 0 1 0 0 0 1 0। ठीक है, ये आपको v इक्वल टू दिया है। पूछ रहा है a स्क्वायर b प्लस वी ए स्क्वायर का मान कितना होगा। ठीक है, इसकी हमें क्या करनी है, वैल्यू बतानी है कि इसका वैल्यू कितना आएगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा, पहले ध्यान से देखिए, a स्क्वायर है यानी कि a इंटू ए करना होगा। ठीक है, उसके बाद जो आएगा इसमें b से भी मल्टीप्लाई करना होगा। यहां पे पहले करना होगा a इंटू ए, फिर जो आएगा उसमें b से मल्टीप्लाई, उसको b में मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, तो चलिए करके देख लेते हैं। पहले a इंटू ए निकाल लेते हैं। तो a यहाँ है, a इंटू ए 0 1 0 0 0 1 0 0 0, यही चीज 0 1 0 0 0 1 0 0 0। हमने कहा रो का कॉलम में, ये आपका रो, ये आपका कॉलम। रो का कॉलम में करोगे तीनों चीजें 0 है तो ये हो गया 0। ठीक है, इसका इसमें करोगे तो ये भी, इसका इसमें करोगे 0, इसका इसमें करोगे 0, इसका इसमें करोगे 0, ये भी जो है आपको दे दिया 0। इसका इसमें करो तो इसका इसमें करोगे 1 आएगा, बाकी 0। ठीक है, अब इसका करो, इसका इसमें करोगे पूरा पूरा सीधे 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 0, क्योंकि भाई देखो तीनों चीजें 0 है ना, तो 0 इंटू 0 0 इंटू 0 1 इंटू 0। अब इसका इसमें 0 का 1 में करोगे 0, इसका इसमें करोगे 0, इसका इसमें करोगे 0। अब इसका इसमें करो 0, इसका इसमें करो 0, इसका इसमें करोगे 0। अब ये तीनों चीज़ें 0 है, किसी में भी मल्टीप्लाई करोगे सीधे सीधे क्या मिलेगा, 0। सीधे सीधे क्या मिला, 0 मिला। ठीक है, तो ये चीज़ हमको मिल गई क्या, a स्क्वायर का मान। ठीक है, अब ये हो गया a स्क्वायर का मान। अब इसमें जो है v से मल्टीप्लाई कर दो, ये हो गया आपका a स्क्वायर। तो a स्क्वायर b कितना हो जाएगा, यहीं पे b से और मल्टीप्लाई कर दो, b कितना है 0 0 1 0 0 0 1 0। ये आपका रो, ये आपका कॉलम। रो का कॉलम में पहले दे दिया 0, इसका इसमें करोगे तो ये देगा आपको 1। ठीक है, इसका इसमें करोगे 0, इसका देखो ये तीनों चीज़ें 0 0 है, सीधे सीधे 0 दे देगा, 0 0 0 0 0 0। ये आपको मिल गया a स्क्वायर b का मान। ठीक है, ये हो गया क्या, a स्क्वायर b। अब इसी तरीके से हमें क्या करना है, v में a से मल्टीप्लाई कर देना है। a का मतलब क्या, a स्क्वायर, तो v a है 0 0 0 1 0 0 0 1 0। ठीक है, अब इसमें हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं किससे, a स्क्वायर से। a स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 0 0 1 0 0 0 0 0 0। ठीक है, ये इसका इसमें, तो पहला तो सीधे सीधे क्या दे दिया 0, दूसरा करेंगे ये भी 0 दे देगा, तीसरा करोगे ये भी 0 दे देगा। इसका इसमें करोगे 0, इसका इसमें करोगे 0, इसका इसमें करोगे क्या देगा 1, और फिर अब इसका करो, इसका इसमें करोगे 0, इसका इसमें करोगे 0, इसका इसमें करोगे 0। ठीक है, ये दे दिया। ये आ गया हमारा, किसकी वैल्यू है ये, वी ए स्क्वायर। दोनों जोड़ लो, दोनों को जोड़ लो। अब क्या मिलेगा हमको, देखो दोनों अगर जोड़ें, मिटा लेते हैं थोड़ा सा,
सारी वैल्यू मिल गई ना। तो इसकी वैल्यू कितनी है, यहाँ है 0 1 0, इसकी वैल्यू 0 0 0 0 0 0 प्लस इसकी वैल्यू क्या है, यहाँ पे है। ठीक है, अब दोनों को जोड़ लो, कितना मिल रहा है, 0 0 जोड़ोगे 0, 1 और 0 जोड़ोगे 1, 0 0 जोड़ोगे 0, 0 0 जोड़ोगे 0, 0 0 0। ठीक है, 0 और 1 को जोड़ोगे तो क्या मिल जाएगा 1, इस नीचे सब 0 है तो सब 0। अब ये है क्या, ये किसकी वैल्यू है भाई, दिख रहा, a इक्वल टू कितना मिला, सीधे सीधे a। तो आपका करेक्ट आंसर कौन सा हुआ, a। कौन सा हुआ, a आपका करेक्ट आंसर हुआ। इसी तरीके से अब कुछ और क्वेश्चन है जो आपके मल्टीप्लिकेशन के हैं, ध्यान से देखिए। आपका दूसरा क्वेश्चन भी मल्टीप्लिकेशन का है, ठीक है। और तीसरा क्वेश्चन है, यदि आप व्यू यानी कि मैट्रिक्स एक्स वाई जेड वाई वाई जेड एवं इनका योग जोड़ना है भाई, सबको जोड़ना है, ठीक है। तो y का आपसे मान पूछ रहा था, तीसरे मैट्रिक्स में जो है मैट्रिक्स का एडिशन करना है, एडिशन करके क्या करना है, बराबर कर देना है। यानी जी जो इधर आपको दिख रहा है x x y y y z, ठीक है, यौम z 0 0, तो इन सबको जोड़ लो तीनों को, इन तीनों को जोड़ोगे क्या आ जाएगा, इन तीनों को जोड़ोगे क्या आ जाएगा, देखो यही है x x y और क्या है प्लस y y z प्लस क्या है z 0 0 इक्वल टू कितना दिया है आपका 10 5 5, ठीक है, ये चीज दिया हुआ। अब हमें क्या करना, y का मान निकालना, तो x प्लस वाई प्लस जेड, तो x प्लस वाई प्लस जेड इधर मिल गया, x प्लस वाई प्लस 0 y प्लस जेड प्लस 0 इक्वल टू कितना दिया 10 5 5। अब इक्वल करा लो, यानी कि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर कितना 10, x प्लस वाई, ठीक है। तो x प्लस वाई बराबर आपको कितना दिया हुआ है 5। यहां से देखो y प्लस जेड इक्वल टू कितना दिया है 5, तो ये रहा आपका y प्लस जेड, इसकी जगह पे सीधे सीधे 5 रख दो, इसकी जगह क्या करो सीधे सीधे 5 रख दो, तो यानी x प्लस 5 इक्वल टू कितना 10, तो x इक्वल टू कितना आ गया 5, x इक्वल टू कितना आ गया 5। अब x की वैल्यू यहाँ पे रख दो, तो ये क्या करेगा, इंप्लाइज करेगा y इक्वल टू 5 माइनस x की वैल्यू कितनी है 5, यानी कि x, और x की वैल्यू कितनी 5 यानी कि 0, y की वैल्यू कितनी आ गई 0, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। ठीक इसी तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। तो अब आप लोग क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 4, ये दोनों क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है। अब इस दोनों क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कीजिए और इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि इसका कौन सा आंसर सही होगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एक और वीडियो के साथ जो है आपका ये मैट्रिक्स जो है कंप्लीट हो जाएगा। मैट्रिक्स कंप्लीट होने के बाद मैट्रिक्स पे जितने भी क्वेश्चन आपके बीएचयू के एंट्रेंस एग्जाम में पूछे गए हैं वो आपको मिल जाएंगे प्रैक्टिस करने के लिए। और ये सारे प्रैक्टिस सेट जो है आपको इनसाइट एरिया के टेलीग्राम ग्रुप पर मिलेगा। तो जो बच्चे जो है पीडीएफ चाहते हैं वो इनसाइट एरिया का टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें, ठीक है। टेलीग्राम पर आप सर्च करेंगे इनसाइट एरिया, तो वहाँ पे इनसाइट एरिया का जो है आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं, पीडीएफ वगैरह सब वहीं पर आपको मिल जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इसको आप प्रैक्टिस कीजिए, सॉल्व कीजिए।